नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद। यह है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है यानी जो संविधानवाद है, उसको हमें एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे पढ़ना है। जो हमें संविधानवाद एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में पढ़ना है। अब देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इंस्टीट्यूशन का एक समझ होना चाहिए। देखिए, जो इंस्टीट्यूशन होता है यानी वो एक क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है जिसका कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है। ठीक है, अ लार्ज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ पर्टिकुलर पर्पस। तो देखिए, अगर हम संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पढ़ेंगे तो इसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पर्पस होगा कि संविधानवाद किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे एक उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, उसको समझना है हम। अब देखिए, यहां पे दो टर्म है। एक तो है आपका है कॉन्स्टिट्यूशन और जो दूसरा टर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, दोनों जो टर्म है, जो दोनों अवधारणाएं हैं, उनका रूट एक ही, सेम रूट से आ रहे, उनकी जो जड़ है वो यही एक ही है। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरह से एक प्रोडक्ट है। और वहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यह एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, या एक बोल सकते हैं एक बिहेवियर का पैटर्न है। एक बिहेवियर है। अब देखिए, जो मैंने प्रोडक्ट के सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन को बताया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का लार्जली मीनिंग क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट लीगली रिप्रेजेंट द आइडियल्स ऑफ द स्टेट। संविधान कानूनों का एक समूह है जो कानूनी रूप से किसी राज्य के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। वो कानूनों का एक समूह है। कानूनों का एक समूह है जो कानूनी रूप से या विधेयक रूप से किसी राज्य के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। वह मौलिक कानून होते हैं। दे आर द फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न हाउ अ स्टेट इज रन। कि वह मौलिक कानून होते हैं या आधारभूत कानून होते हैं जो यह नियंत्रित करता है कि किसी राज्य को कैसे चलाया जाए या किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करा जाए, किस तरीके से चलाया जाए, यह संविधान सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है यानी संविधानवाद है, इसको संवैधानिकतावाद भी कई बार लिखा जाता है। देखिए, जो संविधानवाद है डिमांड्स दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्ट इन टर्म्स ऑफ द लिमिटेशन ऑन द पावर एंड द प्रोसीजर विच आर सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो संविधानवाद है, जो कि एक विचारधारा है, एक निरंतर गतिशील विचारधारा है, जो यह मांग करती है कि जितने भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और सरकार या सरकारी अधिकारी या सत्ता, उनकी सीमाओं का निर्धारण करे। जो जितनी भी सरकार है या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो एक तय सीमा के अंतर्गत ही अपने कार्य को करे। और ये जो कार्य है, ये कौन स्थापित करता है? ये संविधान स्थापित करता है कि वो इन अपनी दायरों के अंदर ये कार्य करे और संविधान में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करे। यही संविधानवाद की विचारधारा है। Act in terms of the limitation on the power and the procedure which are set out in the constitution। जो संविधानवाद है वो एक ऐसी अवधारणा है या एक ऐसा विचारधारा है जिसमें यह मांग की जाती है कि जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं हमारे और सरकारी अधिकारी हैं, वो सत्ता की सीमाओं और संविधान में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपना कार्य करें।
और आगे इसी को चलकर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो संविधानवाद है, वहाँ पे हमें एक चीज तो ये क्लियर हुआ कि ये लिमिटेशन की बात करता है कि जितने भी हमारे लिमिटेशन या लिमिटेड कि जो एमपी हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो किसके अंदर काम करें, अपने लिमिटेड पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें प्रोवाइड करा है। अगर वो इस विचारधारा को बोलते हैं कि इस विचारधारा पे कार्य करें, वो संविधान के बाहर जाके कार्य नहीं कर सकते, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो वर्क नहीं कर सकते। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही कार्य करना है। जितने भी रूल्स एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसी को फॉलो करना है। आगे हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या संविधानवाद है, उसका बहुत ही गहरा संबंध है लिबरलिज्म से। तो देखिए, जितनी भी लिबरल सोसाइटी होती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रमुख होता है। जितने भी उदारवादी समाज रहते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है, यानी संविधान से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है, सभी व्यक्ति संविधान के अंदर आते हैं। वहीं पे इसी को दूसरे संदर्भ में जो दूसरा आइडिया जो होता है, वो होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, देखिए जो आइडिया है वो सेंट्रल पॉइंट है संविधानवाद का। देखिए, संविधान की सुप्रीमेसी होगी तो वो किस सेंस में होगी, वहां पे जो रूल ऑफ लॉ होगा, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, कोई व्यक्ति सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे कानून सुप्रीम है। और कानून क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक प्रोडक्ट है, एक सबसेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक सबसेट है। ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसका एक पॉइंट इसका रूल हो गया, और इन्हीं रूलों से बनके ही कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट ऑफ रूल्स है। तो यहाँ पे ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो संविधानवाद है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसका सेंट्रल पॉइंट रूल ऑफ लॉ है। आगे हम बात करते हैं कि देखिए, ये जो संविधानवाद है, ये इसकी जो आकांक्षा है या जो इसका जो अंतिम जो उद्देश्य है, वो क्या है, इट क्रिएट अ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर दैट सीक्स टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल सेक्शन ऑफ द। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे समाज या एक ऐसे आदेश, ऑर्डर का निर्माण करना है जिसमें जो समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। जो संविधानवाद का जो आगे चल के जो अंतिम उद्देश्य ये हो जाता है कि उसे एक ऐसा समाज स्थापित करना है, एक ऐसा सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था कायम करनी है जिससे समाज के सभी व्यक्ति, वंचित वर्गों को न्याय मिल सके। तो अगर हम बोले कि भारत के अंदर क्या कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, यस है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज को स्टैब्लिश करता है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ वर्क करता है। अब वहीं पे देखिए, जो बी आर अम्बेडकर थे, जो उनकी फिलॉसफी पे अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी को सबसे उच्च स्तर पे रखा है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करा है कि ये जस्टिस लेके आएगा समाज के अंदर, न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा। और जस्टिस किस सेंस में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक साधन के तौर पे हम देखते हैं अम्बेडकर की फिलॉसफी में जो वर्णित है कि संविधानवाद से अम्बेडकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाना चाहते थे। वो संविधानवाद को एक साधन के रूप में देखते हैं या वर्णित करते। और यही संविधानवाद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी वंचित वर्ग है, जो भी असमानता है समाज में, उस सबको हम दूर कर सकते हैं संविधानवाद की मदद से। आगे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को और हम देखते हैं तो देखिए, नो डाउट ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसका एम्फेसाइज किस पे, एम्फेसाइजिंग अ पॉलिटिकल ऑर्डर गवर्न बाय लॉज एंड रेगुलेशन। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या है, एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था कायम हो या आदेश कायम हो जो कि किस पे, लॉ एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड हो। आगे देखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी रूल ऑफ लॉ, रूल जो लॉज हैं या रूल्स है वो सुप्रीम है। यहाँ पे व्यक्ति सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है,
और इन्हीं सभी लॉज और रूल्स को सभी को मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और देखिए, नो डाउट, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एक विचारधारा बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म या फिर संविधानवाद जब एक विचारधारा बनती है, तो इसके अंदर नो डाउट कुछ ना कुछ अवशेष नेशनलिज्म का भी आ जाता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद की तरह हमें इस समाज को नियंत्रित करना है। इस समाज का जो फ्यूचर होगा वो हमारे जितने भी संविधान के निर्माता हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, उन्होंने डिसाइड कर रखा है। तो नेशनलिज्म का इसके अंदर हमें अवशेष दिखते हैं, लोकतंत्र के अवशेष दिखते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट के अवशेष दिखते हैं। यानी यह कानून की सर्वोच्चता की वकालत करता है और इसमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सीमित सरकार जैसे सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एसोसिएटेड विथ सिस्टम ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ डिवाइडेड पावर, कि देखिए जो पावर है वो एक जगह नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन को भी कहीं ना कहीं हद तक प्रमोट करता है कि जो पावर है कोई एक ही राजा, एक ही केंद्र के पास नहीं है, वो जुडिशरी के पास भी है, एग्जीक्यूटिव के पास भी है, लेजिस्लेटिव के पास भी है। और अगर हम आगे देखते हैं, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोर आइडिया क्या है, एक एक न्यायपूर्ण व्यवस्था को कायम करना, इंश्योर ऑफ फेयर प्ले, एक निष्पक्ष प्ले ग्राउंड को सुनिश्चित करना है जिसमें सभी वर्ग के लोग न्याय, समानता पा सके, अपने आप को विकसित कर सके, सभी के लिए एक कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड कराना, मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, की जो सरकार है उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करना कि सरकार अपने मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म इस आइडिया को भी प्रमोट करता है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ स्टेट। अब देखिए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनिज्म नहीं आ सकता, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनिज्म नहीं आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का देखिए, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हो सकता है कि कुछ कई जगह लिखित कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, रिटन भी होते हैं, और कई जगह अनरिटन भी होते हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन वो भी है, लिखित भी है और अनलिखित भी है। दूसरा क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम कॉन्स्टिट्यूशनिज्म नहीं आ सकते। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। अगर हम देखेंगे इस श्रेणी में, जो हमने ये देखा, इस वाली श्रेणी में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पहले आएगा, उसके बाद उसको स्थापित करने वाले व्यवहार, पैटर्न, आइडियोलॉजी उसके बाद फॉर्म आएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर मैं पिरामिड के तौर पे अगर समझाऊं, जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो बेस होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेस होगा। इसी के बाद इसी के अंदर जब विचारधारा, व्यवहार, पैटर्न, आइडियोलॉजी, पैटर्न, नेशनलिज्म, बिहेवियर, जब ये सब इंक्लूड हो जाएगा, तब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद स्थापित होता है। तो देखिए, जो हमारे जितने भी सरकारी तंत्र हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम सुप्रीम मानते हैं। तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनलिज्म होता है, जो उनका जो राष्ट्रवाद है, वो क्या है, संविधान को सुरक्षित रखना, या संविधान, रूल ऑफ लॉ को हमेशा फॉलो करवाना, लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना, जैसे कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, नियम कानूनी व्यवस्था, संविधान के लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना, या रूल ऑफ लॉ ये स्टैब्लिश करना आदि होते। जो ऑब्जेक्टिव में हम देखें तो देखिए, जो संविधानवाद है दो तरीके से काम करता है। एक तो सरकार को मनमाने शासन से रोकता है, और दूसरा सरकार को शासन करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो दोनों काम करता है, लिमिट भी करता है और आगे इंश्योर भी करता है कि आप शासन करें इस लिमिटेड फ्रेम के अंदर, इस सीमित दायरे के अंदर। और ये सरकार को एक पावर उपलब्ध कराता है, जो भी है सरकार है,
हमें हम सभी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मेन आइडिया क्लियर हो गया है कि जैसे ये जो पॉलिटिकल पावर होती है या अथॉरिटी होती है या गवर्नमेंट होती है, उसको कहीं ना कहीं उसकी पावर या शक्ति को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है या सीमित करता है। दूसरा क्या है, देखिए जो ये क्या है, ये बहुत ही रिलेटेड है आइडिया ऑफ, ये जो विचार है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड सिस्टम की बात करता है, या सीमित सरकार या सीमित दायरे की बात करता है। एक सिविलाइज गवर्नमेंट की एक रूपरेखा तैयार करता है कि जो सरकार हो वो सभ्य तरीके से अपने नागरिकों पे शासन करे, कोई भी मनमाना तरीका से अपने नागरिकों पे शासन ना करे, संविधान के दायरे के अंतर्गत करे। संविधान ने जिस तरीके से नियम और कानून स्थापित करे, उन्हीं नियम और कानून के दायरे में सरकार अपना शासन करे, वो जो सरकार है वो अपना शासन करे। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये जो बात करता है कि जो टोटलिटेरियन रूल होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य या फिर अधिनायकवादी सरकार या कोई एक व्यक्ति की सुप्रीमेसी, उसके खिलाफ है। ये हमेशा हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शासन व्यवस्था के निरंतर पक्ष में रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये टोटलिटेरियन जो रूल होता है उसके अपोजिट होता है। दूसरा, हम सबको ये पाया जाता है कि देखिए जितने भी ये ज़्यादातर ना डेमोक्रेसी जहाँ पे जिस देशों में है, यानी लोकतांत्रिक देशों में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, यानी जो गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्थापित होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये कहीं ना कहीं जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे जरूर होता है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे रूल ऑफ द पीपल होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि देखिए जब अ गवर्नमेंट इज कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन रूलर्स आर बाउंडेड बाय द सेट ऑफ रूल्स। देखिए जब एक सरकार को वैधानिक या संवैधानिक तब माना जाता है जब शासक नियमों और सिद्धांतों के समूह में बंधे हों, यानी संविधान के रूप में वो बंधे हों, तब उन्हें बोला जाए कि ये एक संवैधानिक सरकार है जो कि उनकी शक्ति का प्रयोग को बाधित करती है कि वो किस तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करें। ये जितना भी आचरण है ये संविधान द्वारा निर्धारित होता है। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, हमने पहली स्लाइड में ये पढ़ता है कि ये लिबरलिज्म से कनेक्टेड है, या लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है कहीं ना कहीं इसे प्रभावित करती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अडॉप्ट करती है। तो देखिए जो लिबरलिज्म है या फिर लिबरल व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वो ये बात करता है कि स्टेट एस्टैब्लिश इट्स ओन रूल। जो उदारवादी पक्ष है संविधानवाद का, वो इस बात पर जोर देता है कि एक राज्य अपने देश में मौलिक कानूनों में कानून, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों को शामिल करे। अपने जितने भी मौलिक कानून है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर ये इस्टेब्लिश करे कि उन रूल्स और रेगुलेशन में लॉ आएंगे, जस्टिस आएंगे, राइट्स आएंगे, लिबर्टी आएगी, इक्वालिटी आएगी, फ्रेटर्निटी आएगी। ये सब फंडामेंटल होगा, या फिर कानून स्थापित करना ये सभी अनिवार्य हो जाएंगे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तहत। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अंदर इन आइडियाज को शामिल करा जाए, अब ये रिटर्न भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि रिटर्न ही कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, अनरिटन भी हो सकते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। बट ये है कि जो लिबरल बात करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सोसाइटी चलनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अगर आप देखोगे ट्रैफिक लाइट को, तो वहाँ पे लाइट्स क्या होती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ही बता रही है कि इस समय ये वाली लाइन जाएगी, फिर उसके बाद ये वाली लाइन। तो ये एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है। और रूल्स और रेगुलेशन में कौन कौन से आइडियाज शामिल होते हैं, जैसे लॉ हो गया, राइट्स हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अभी तक हमने देखा कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट से संबंधित है, रूल ऑफ लॉ से संबंधित है, और ये सरकार को कंट्रोल करने से संबंधित है, ये
संविधानवाद के पक्ष में या संविधान के पक्ष में है। देखिए इसका जो डेफिनेशन है, बहुत सारे थिंकर्स ने इसे थिन और थिक के रूप में भी बांटा है, जो कि आगे हम करेंगे। सॉरी, थिन वर्सेस थिक, ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए, एक जो कनाडा के एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के दौरान एक अप्रोच दिया था, एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक एलोकेशन ऑफ पावर के तौर पे भी हम समझ सकते हैं, कि शक्तियों के बंटवारे के तौर पे भी हम समझ सकते हैं, जो कि एक संकीर्ण अवधारणा है। यानी ये एक थिन डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। मगर ये देखिए, जो एलोकेशन ऑफ पावर है, ये भी क्या है, फिर बहुत एम्बिगुअस है, यानी अस्पष्ट है, वो किस तरीके से होगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस डिबेट पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर थिक नोशन क्या है, थिन क्या है, थिन और थिक। तो यहाँ पे इस वाले स्लाइड में हमें ये पॉइंट लेके जाना है कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है, ये एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये हर जगह इसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाती है। और ये डिबेट का विषय है कि इसकी एक करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी, हम किस तरीके से हम इसको स्थापित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा है, उसने एलोकेशन ऑफ पावर के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझा, वर्णित करने की कोशिश की, एलोकेशन ऑफ पावर। अब देखिए, जो स्कॉलर्स हैं वो डिवाइडेड हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थिक और थिन नोशन में, यानी पतले और मोटे, ये संकीर्ण और वृद्ध, इसको संकीर्ण भी बोल सकते हैं, संकीर्ण और वृद्ध। अब देखिए, जो एक थिंकर है विल वलोचो, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एट अ मिनिमम लेवल, अ सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स क्रिएटिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट्स और अथॉरिटी। देखिए, संकीर्ण तौर पे जो बलूचो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो संविधानवाद है, संकीर्ण तौर पर यही है कि क्या है, सरकार की नियमों और मापदंडों का एक सेट है, जो कि सरकार को ये सीमा या सरकार की प्राधिकरण को स्थापित करता है। सरकार की सीमा बनाना, वो किसका दायरा क्षेत्र, कानून शासन कहाँ तक कर सकता है, उनका नियमों का मापदंडों का एक सेट है, जो कि क्या है, एक थिन नोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इसी के अंदर हम कनाडा का भी अप्रोच ले सकते हैं, जो ये बात करता है कि जो थिन नोशन के अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, केवल और केवल एलोकेशन ऑफ पावर है, जो कि यहाँ लिखो, एलोकेशन ऑफ पावर कंसीडर करा गया था। और वहीं पे अगर हम देखें जो थिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे डिक्टेटर या फिर रूलर्स या लीडर्स हुए हैं जिन्होंने केवल संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करी है और वो अपने वर्चस्व को स्थापित करा है। तो जो थिक फॉर्म है वो एक बड़ी डेफिनेशन के तौर पे आगे बढ़ता है कि नहीं, केवल और केवल संविधान से शक्ति प्राप्त करना ही एक वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, बल्कि उससे ज़्यादा उसका मीनिंग है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ये सब इत्यादि जो सिद्धांत है वो क्या है, जो संविधान के मोटे स्वरूप यानी वृद्ध स्वरूप, केवल और केवल संविधान के हिसाब से नहीं, बल्कि जो आपका जो नियति है, नियति उसको भी आपको केवल और केवल मतलब दिखावे के लिए आप संविधान को फॉलो कर रहे हो, केवल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़कर आपकी नीति उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दिखना चाहिए आपको, इंटेंशन के अंदर आपको दिखना चाहिए, आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में दिखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि एक बड़ी अवधारणा की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल ये सीमित नहीं रहता कि केवल और केवल सत्ता का आवंटन करा जाए, नहीं, इससे आगे बढ़ के सत्ता के आवंटन के बाद आपके जिस तरीके से आपका कार्य करने की दक्षता है, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, उसकी नियति क्या है, उसकी नीति क्या है, सोच क्या है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, जिसका प्रमुख
सिद्धांत यही है कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता होनी चाहिए। अब देखिए जो मॉडर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, यानी आधुनिक उदारवाद जो संविधानवाद है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं या फिर उसके बहुत सारे गुण हैं जो हमें यहाँ पे समझने हैं। और देखिए यहाँ पे जो एक थिंकर है हमारे जॉन एरिक लैन, वो बात करते हैं, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ political doctrine that advocates binding political authority with institutions restricting power। यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में एक तरीके से कार्य करता है संविधानवाद, जो सत्ता को प्रतिबंधित करने वाली संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक प्राधिकार को बांधने की भी वकालत करता है, कि सत्ता को तो प्रतिबंधित करता है, दूसरी तरफ वो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको भी बांधने की, उसको सीमित करने की बात करता है। और वहीं पे अगर हम देखें मार्टिन लॉफ्लिन के विचार को देखें तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को केवल और केवल लिमिटेड गवर्नमेंट के तौर पे समझाने की कोशिश करी। अब हम यहाँ पे फीचर्स कर लेते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, क्या क्या मेन फीचर्स हैं जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बहुत हद तक दिखता है, और भारतीय संविधान में भी आप देख सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो डॉक्ट्रिन आपको मौजूद या फिर उसकी स्थिति आपको दिखती है कि यहाँ पे जो जुडिशरी है वो अपना कार्य करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना कार्य करेगा, लेजिस्लेचर अपना कार्य करेगा, जो कि जो लेजिस्लेशन वाला टॉपिक हमारे नेक्स्ट भी है। उसके बाद जो दूसरा घटक है वो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर जो जुडिशरी है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और वहाँ पे हमने देखा है कि जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ठीक है। और इधर हम बोलेंगे सत्ता का पृथक्कीकरण, उसके बाद जो तीसरा आयाम है मॉडर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता या आजादी। तो ये जो मॉडर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ये कुछ फीचर्स हैं जो हम बता सकते हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ भी आ जाएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट भी आ जाएगी। हम बात करें तो इसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, रोल ऑफ जुडिशरी, citizens fundamental rights, सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का पृथकीकरण, ये सब शामिल है, ठीक है। और थीन और थिक नोशन भी आपका सामने क्लियर है, जो कि थीन बात करता है छोटे स्वरूप की केवल और केवल एलोकेशन ऑफ पावर के तौर पे, और जो थिक है वो बात करता है एलोकेशन ऑफ पावर विचारधारा से ऊपर उठकर एक वृहद संविधानवाद की बात करता है, जिसमें आपका आइडिया, विचार सब शामिल हो जाते हैं, सोच, इंटेंशन सब शामिल हो जाती है। आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।